हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछला लेक्चर जो हमने नंबर सिस्टम का प्रोवाइड कराया था उसमें आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूरे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। आज हम एक मेला लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लेक्चर में मेरे साथ लगातार बने रहोगे, पूरा एंजॉय करोगे आप और बहुत ध्यान से अगर आप इसको नोटिस करोगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि उस मेले से आपको बिछड़ने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये मेला किसका है? ये मेला आपका है नंबर्स या संख्याओं का। मैथ्स में बहुत से सारे टाइप्स के नंबर्स होते हैं, बहुत सारे उलझन होंगे, आपको बहुत सारी इसमें कंफ्यूजन्स भी होंगे। उन सारे कंफ्यूजन्स का निवारण मैं सिर्फ एक लेक्चर में करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक की बात आती है। एक के लिए भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक जो संख्या है वो भाज्य है या अभाज्य है, कि भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा, जीरो, ये पूर्णांक है या नहीं, और अगर ये पूर्णांक है तो कैसा पूर्णांक है। और बहुत सारे ऐसे आपके जो समस्याएं होंगी उसका मैं आज पूरा सोल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहले संख्याओं पर डिस्कस करने से पहले इसके हम टाइप समझेंगे। तो दोस्तों, संख्याओं में जो सबसे स्टार्टिंग फेज है वो आपकी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। अब ये प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? सबसे पहले अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन तो ये है कि जिन संख्याओं से काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वन से होती है। अगर किसी चीज को काउंट करना है तो आप कहाँ से काउंट करोगे? वन से स्टार्ट करोगे। यानी इसका मतलब 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं जो काउंटेबल नंबर हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? आपकी नेचुरल नंबर। तो इसकी सीधी डिफिनीशन है कि द नंबर्स विच हैव बेस्ड ऑन काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी 1 2 3 से लेकर आपके इनफाइनाइट तक। दूसरा जो है वो आपका कौन सा नंबर है? वो आपका है पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। दोस्तों, जो प्राकृत संख्याएं हैं अगर उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, अगर उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तो दोस्तों, यहाँ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं और इसका मतलब अगर आपको पूर्ण संख्याएं याद करनी हो तो पूर्ण संख्याओं में एक जीरो भी एक्स्ट्रा आपका लग जाएगा। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है जिसपे कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। इन दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी सत्यता या असत्यता को कथन बना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट को आप समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं में मतलब 1 2 3 वगैरह से स्टार्ट हुआ है और ये कहां तक गया? इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होंगी। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका मतलब कि आपका जो ये स्टेटमेंट है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याओं में आप जीरो को नोटिस करोगे तो जीरो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो सभी, चूंकि वर्ड लगा हुआ है, सभी में जीरो भी इंक्लूड है और चूंकि जीरो जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या
नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा या फाल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स पर। देखिए अगले जो टाइप का नंबर है वो आपका है सम संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर्स। देखिए जो संख्याएं 2 से कट जाएं उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। देखिए 2 से कटने का एक नियम भी होता है, ये आप आगे पढ़ोगे कि 2 से विभाजिता का क्या नियम है। तो आप जानते हो कि 2 की टेबल्स आप जानते हो, 2 1 जा 2, 2 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14 16, 2 9 जा 18 और 20। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए जो यूनिट का नंबर है वो 24680 24680। तो जो यूनिट का नंबर है मतलब इकाई का नंबर है वो कौन से नंबर है, 02468। तो यहाँ पर ये नोटिस करिएगा कि जिन संख्याओं के लास्ट में या इकाई पर 02468 आता है वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो इसका मतलब ये संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी और वही संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी सम संख्या या इवन नंबर। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अगर लास्ट में आपको 02468 दिखाई पड़ेगी तो कैसी संख्या होगी, आपकी इवन नंबर्स होगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए 24590, 24590 ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, 4 नंबर दे देते हैं आपके विकल्प में और ये पूछता है कि कौन सी इसमें सम संख्या है या इसमें विषम संख्या को पहचानिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ यूनिट या इकाई के नंबर को नोटिस करोगे, यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 है और 0 अगर लास्ट में आएगा तो वो 2 से विभाजित होगा और अगर विभाजित होगा तो वो कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 2 बातें यहाँ से क्लियर हुई आपको कि 2 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो भी यही है कि लास्ट में इकाई का नंबर क्या होना चाहिए, आपका 02468। क्लियर है? अब हम चलते हैं विषम संख्या पर। तो विषम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। तो जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या या ऑड नंबर। तो जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब 02468 ये लास्ट में नहीं आएगा और अगर ये नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या, 1 3 5 7 और 9। क्योंकि हमने बताया था कि जितनी भी दुनिया की संख्याएं हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था वो सारी 10 डिजिट से बनी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर अगर लास्ट में आपको ये नंबर दिख रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो कैसा नंबर होगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगा और इसका मतलब विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब वो सम इवन नहीं होगा और अगर इवन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो ऑड होगा। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि 35789 ये एक संख्या है, 35,789 35,789। अब इसको चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पर सिर्फ हम यूनिट का नंबर चेक करेंगे। यूनिट पे क्या है, 9 है, तो 9 है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, आपका ऑड नंबर होगा क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप सम संख्या और विषम संख्या को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर।
भाज्य संख्या, इसी को हम कहते हैं यौगिक संख्या, और इसी को कहते हैं हम संयुक्त संख्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर। दोस्तों कभी कभी लैंग्वेज जो है आप जो पढ़े रहते हो वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो इससे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप जो उसके पर्यायवाची शब्द हैं उसको बहुत क्लियर रखिए। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या, लगातार लोग सुन रहे हैं इसको, अब यौगिक संख्या आ गया तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो गए। और इंग्लिश तो लगभग सबकी एक ही जैसी होती है, इंग्लिश पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, और यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अभाज्य संख्या या इसको असंयुक्त संख्या कह सकते हैं, या इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसके माध्यम से आपको यहाँ से भाज्य और अभाज्य यानी कंपोजिट और प्राइम का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे। जैसे हम मान लीजिए छोटा उदाहरण दे रहे हैं, छोटी संख्या का, मान लीजिए 6। तो 6 का जब आप फैक्टर करोगे तो देखिए इसमें 2 3 जा और उसके बाद 3 1 जा। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 3 जा और 1 जा, यानी यहाँ पर इसके जो गुणनखंड बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 2 3 1 का। क्लियर है? तो दोस्तों भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके गुणनखंड कम से कम 3 गुणनखंड हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट से आप अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए कि 6 जो संख्या है वो किन किन संख्याओं से कटती है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किन किन संख्याओं से कटती है। तो देखिए वो 1 से तो कटेगी, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, और सारी संख्याएं जो होती है मैथ्स की वो सर्व से तो कटती ही हैं। तो इसका मतलब वो 6 से भी कटेगा। तो देखिए यहाँ पर जो गुणनखंड हो गया, यहाँ पर 4 बन रहे हैं उसके, मतलब 4 संख्याओं, उसके जो अपवर्तक हैं वो कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 6। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जो अपने से और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी कट जाएं उनको हम क्या कहते हैं। इसकी जो सिंपल डिफिनीशन ये है कि जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, तो कंडीशन है, और डिफिनीशन क्या हो, जो स्वयं से तथा एक के अतिरिक्त दूसरे नंबर से भी, दूसरी संख्या से भी कट जाए। ठीक है? अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि मैंने 6 का उदाहरण लिया, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। हम एक अगर 5 का उदाहरण लेते हैं तो 5 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 5 × 1 का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से कटता है और 5 से कटता है। तो इसका मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, और ऐसे नंबर जो होते हैं वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियर करिएगा कि अभाज्य संख्याएं जो होंगी उसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ 2 संख्याओं से कटेगी, वो सिर्फ 1 से कटेगी, और किससे कटेगी, वो स्वयं से कटेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, और वो कौन से होंगे, वो तो सिर्फ 1 से कटेगी या वो खुद से कटेगी। जैसे 5 हो गया, आप 7 का उदाहरण लीजिए, तो 7 भी
वो सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको आप अच्छे से समझिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब तो सभी लोगों को रट भी गया होगा, लेकिन इस पे जो प्रश्न उठता है इसको आप अच्छे से समझिएगा कि देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो किसको मानी जाती है? 2 को मानी जाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इशू है कि जब सबसे छोटी संख्या 2 को मानी जाती है तो हम 1 को अभाज्य संख्या की श्रेणी में क्यों नहीं रखते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 2 तो है, सभी लोग रटे भी हुए हैं, जानते भी हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 1 को अभाज्य संख्या की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है? तो यहाँ पर एक बात अच्छी बात समझिएगा। हमने बताया कि जो भाज्य संख्या होती है उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, जो कि 1 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 का आप चाहे जितना आप गुणनखंड करेंगे 1 × 1 यही आता चला जाएगा, उसमें कोई दूसरा नंबर उसमें नहीं रहेगा। तो 3 गुणनखंड होने चाहिए, वो भी अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी, सॉरी भाज्य संख्या ये नहीं होगी। अब बात आती है अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी। अभाज्य संख्या में बताया था मैंने कि इसमें सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 अपवर्तक होते हैं, लेकिन 1 में क्या कंडीशन है कि 1 का जो गुणनखंड करोगे तो 1 × 1 ही रह जाएगा, और इसमें जो नंबर है इसमें कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं है। उसमें बताता है कि वो नंबर सिर्फ अपने से कटेगी या तो 1 से कटेगी, लेकिन यहाँ पे अपना और 1 सब एक ही बात है। तो इस वजह से यहाँ पर वहां पर जो 2 गुणनखंड होंगे उसमें एक संख्या रहेगी और दूसरी संख्या जो रहेगी वो अलग रहेगी। यहाँ पर एक ही की बात हो रही, इसलिए ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में भी नहीं रखा जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 1 जो है ना तो भाज्य है, 1 जो है ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। तो अब क्योंकि 2 की कंडीशन आती है तो 2 को आप समझ सकते हो कि 2 का गुणनखंड क्या बनेगा? 2 × 1 बना, यानी 2 जो है वो 1 से कटेगी और खुद से कटेगी 2 से, और इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? 2 होती है। अब आपके एग्जाम में आप कॉपी पेन रख के इसको लगातार नोट करते रहिए, क्योंकि मैं बोर्ड पर लगातार इरेज कर रहा हूं। और अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो मैंने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, फिर 25 हो नहीं सकती, 25 5 से कटता है, 27 नहीं हो सकता, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, आपका 41 होगा, 43 होगा और उसके बाद 47 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी? 15 हैं। और 51 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आपकी 10 होती हैं। तो 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 15 + 10 = 25। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपकी 15 हो गई। 51 से 100 तक कितनी है? 10 हो गई। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो टोटल कितनी होंगी? 25 होंगी। तो आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्लियर हो गया होगा। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों माना जाता है और 1 को ना तो भाज्य माना जाता है और ना तो अभाज्य माना जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स।
पूर्णांक संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। देखिए जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं, वो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर हम एक नंबर लाइन लें यानी संख्या रेखा लें तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो आगे प्लस चलेगा, +1 +2 +3 +4 ऐसे आपका आगे चलता जाएगा पॉजिटिव में, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, हमने बताया पूर्ण संख्या में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारी पूर्ण संख्याओं में अगर हम पॉजिटिव पूर्ण संख्याएं और माइनस दोनों को शामिल कर दें तो वो क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। वो क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर समझिएगा इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। और पूर्णांक की भी दो कैटेगरी है, एक है आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा कौन सा है आपका, नेगेटिव इंटीजर। तो दोस्तों जो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, जो बताया हमने +1 +2 +3, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। तो इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं इन्हीं पूर्ण संख्याओं से बनी हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 0 जो है ये कैसा पूर्णांक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो दोस्तों 0 जो है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, और इसको जो हम नाम देते हैं वो हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल इंटीजर का। यानी ये कैसा है, ये उदासीन पूर्णांक है। क्लियर, क्योंकि इसमें ना तो पॉजिटिव साइन होती है और ना तो माइनस साइन होती है। तो यहां से आपको पूर्णांक संख्या क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखिए दो टाइप की संख्याएं आपको और मिलती हैं, एक संख्या है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ मैथ्स में टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे, कुछ बेसिक्स हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पूर्ण संख्या है, मान लीजिए कि 0 है, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उसके नीचे 1 जो होता है वो हाइड होता है या छिपा होता है। अगर 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 7/1 है। क्लियर है। तो यहां से इस बात को समझने के लिए, परिमेय संख्याओं को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना होगा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उसके नीचे अगर वो एग्जैक्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं तो उसके नीचे 1 जो है वो छिपा रहता है। दोस्तों परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। p/q का मतलब ये न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो अंश बटे हर के रूप में हो और हर की वैल्यू मतलब जो q है वो कभी 0 ना हो, तो वो कैसी संख्याएं होंगी, वो परिमेय संख्याएं होंगी। थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा, मैंने p/q वगैरह बताया है, तो आप ऐसे सिंपली भाषा में समझिए कि संख्याएं जो हो एक ऊपर हो और एक नीचे हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, और नीचे की वैल्यू 0 जो है नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं कि कैसे आपको परिमेय और परिमेय संख्या कभी कभी उसमें एग्जाम में निकालने के लिए आता है, छांटने के लिए आता है, तो इसको कैसे आप समझोगे। तो दोस्तों परिमेय संख्या मैंने बताया कि जितनी भी पूर्णांक हैं, चाहे वो
पॉजिटिव होंगे और चाहे निगेटिव होंगे, वो सारी संख्याएं क्या होंगी आपकी परिमेय होंगी। क्योंकि पूर्णांक की चर्चा मैं कर चुका हूं, 0, 1, 2, 3 और इधर आपका -1, -2, -3, ये सारी संख्याएं जो क्या होंगी वो परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि सभी नंबर के नीचे जो है 1 छिपा रहता है। तो अगर कोई पूछ लिया कि बताइए 1267 ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये परिमेय होगा क्योंकि इसके नीचे 1 लगा हुआ है। क्लियर है? तो जितने भी आपको पूर्णांक दिखाई पड़े, -324 ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये भी आपका क्या है परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? कुछ और संख्याएं भी होती हैं जिसको आपको समझना है। देखिए रूट में कभी कभी संख्याएं होती हैं, मान लीजिए कि √16 लिखा हुआ है या √144 लिखा हुआ है या √256 लिखा हुआ है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? द रूट नंबर इज रेशनल और इरेशनल। तो दोस्तों इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट फॉर्म में निकल जाएगी, वो क्या होंगे, वो आपकी रेशनल नंबर। जैसे 16 का जो वर्गमूल होगा 16 का स्क्वायर रूट होगा, वो कितना होगा, 4 होगा, और 4 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 1 लिख सकते हो। अभी उस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा कि √16 के जो स्क्वायर रूट होता है वो +-4 होता है, तो ये भी थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। आप जिसको मतलब जनरल समझिए कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, 4/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। 144 का कितना होगा, 12 होगा, तो इस वजह से ये क्या होगा, रेशनल होगा। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर है? अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर के बहुत सारे उदाहरण इसके भी हैं। तो जो संख्याओं का रूट एग्जैक्ट फॉर्म में ना निकले, जैसे √5 है आपका, 4 का तो 2 होता है लेकिन 5 का एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। √17 हो गया, तो वो क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि पाई क्या है। देखिए पाई का जो साइन होता है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और जब इसी पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इट इज द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर पाई सिंबल आएगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगी। अभी इस पे चर्चा हम क्योंकि इसकी जो पॉइंट्स की डेसिमल की वैल्यू होती है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको भी मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझिएगा कि जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 2.5, ये रेशनल है कि इरेशनल है? तो दोस्तों आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो पॉइंट हटाने का सिस्टम। तो 2.5 रेशनल है कि इरेशनल है? तो आप क्या करते हो, पॉइंट को हटाते हो, पॉइंट के नीचे 1 लिखते हो, और जितने नंबर आगे होते हैं उतने 0 बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये किस फॉर्म में हो गया, p/q के रूप में, और ये कैसा नंबर हो गया आपका, रेशनल नंबर। तो जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं वो सारे क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। जैसे मान लिया 37.5728, अब ये रेशनल है कि इरेशनल है? तो आप यहाँ पर पॉइंट रिमूव करोगे और 4 0 आगे बढ़ा दोगे, तो ये किस फॉर्म में हो गया आपका, p/q के फॉर्म में हो गया, और ये कैसा हो गया, ये रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका स्क्वायर रूट जो है एग्जैक्ट फॉर्म में ना निकले, और दूसरी बात आप समझिएगा कि पाई जो है वो क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको आप समझिएगा अच्छे से। जो बार वाले नंबर होते हैं, बार वाले नंबर होते हैं, ये आपके रेशनल हैं या इरेशनल हैं? आपने मैथ्स में कुछ नंबर्स को ऐसे देखा होगा, जैसे 0.3 के ऊपर एक लाइन खींची होती है, और इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं बार। तो दोस्तों बार का मतलब बार बार, जो बार बार रिपीट हो उसको हम क्या कहेंगे, दशमलव के बाद, उसी को हम कहेंगे बार। एक उदाहरण आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 को 3 से भाग दिया,
तो भाग देने में छोटा नंबर है तो अपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, 1 आया, फिर आगे 0 बढ़ाया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आया, 3 तिया 9, फिर आया। ऐसे आप बार बार करते रहोगे तो पॉइंट 3333 करके ये आता रहेगा। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसी के लिए जो वर्डिंग यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, बार। तो इसके ऊपर जो लगा दिया गया तो इससे ये सिंबल इसका हो ही जाता है कि ये बार बार आ रहा है। लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो इसका रूल जो है वो दूसरे टाइप का होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर बार लगा हुआ है तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार नीचे हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, जितने नंबर के ऊपर जितने नंबर के ऊपर बार लगा हो उतनी बार नीचे 9 लगाते हैं। ये आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ये। एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करिएगा कि यहाँ 3/9 हुआ तो ये किस फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया आपका, रेशनल या परिमेय संख्या। क्लियर है? मान लीजिए कि 0.76, अब यहाँ पर 76 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगा हुआ है लेकिन 7 के ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब कुछ नंबर के ऊपर बार लगे हों और कुछ नंबर के ऊपर बार ना लगे हों तो इसका एक फार्मूला होता है कि टोटल संख्या माइनस विदाउट बार नंबर अपान जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी बार वाले नंबर के लिए 9 यूज होगा और विदाउट बार वाले के लिए 0 यूज होगा। थोड़ा लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि टोटल नंबर आपका कितना है, आपका 76 है, तो यहाँ पर 76 हो गया। विदाउट बार वाला नंबर कौन सा है, विदाउट बार वाला नंबर कौन सा है आपका 7 है। तो विदाउट बार वाला नंबर 7 है तो इसको 7 से हमने माइनस कर दिया। अब जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9, तो यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक बार हम क्या लिखेंगे 9, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो वो क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर कितना हो गया 69/90। दोस्तों जब ये पूरी संख्या 76 है और इसमें हम बिना बार वाली संख्या को घटाते हैं तो यहाँ पर हम संख्या को नोटिस करते हैं और यहाँ पर जो काउंटिंग है कि कितनी पे आप यहाँ पर नोटिस करोगे। तो कितने पर है, यहाँ पर कौन सी संख्या है इस पर नोटिस करेंगे और यहाँ कितनी संख्या है इस पर नोटिस करेंगे। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 69/90 हो गया, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। तो दोस्तों अगर बार लगा हुआ है तो बार का मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है और सभी बार वाली संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी रेशनल नंबर। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 0.357893579 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2.38, तीसरा दिया हुआ है आपका 76.532157, और चौथा जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 36.2222। इसमें आपको बताना है कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको लेक्चर से अच्छे से रिपीट करके देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको इस संख्याओं के मेले में आप लगातार बने भी रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और
इसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अगली बार प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।